हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, और इस टॉपिक को हम आज की ही क्लास में ख़त्म कर लेंगे क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रीतिकाल के 200 वर्ष की दीर्घ कला विधि के बीच रचे गए साहित्य का यदि विश्लेषण करें तो ज्ञात होगा कि इसका 2/3 से अधिक भाग ऐसा है जो काव्य के विभिन्न अंगों के विवेचन में नियमित और उन अंगों से संबंधित नियमों के अनुरूप लिखा गया है। इस काल में साहित्य की सर्वव्यापक प्रवृत्ति रीति निरूपण की थी, जिसने रीति कविता और रीति काव्य को जन्म दिया। इसी रीति काव्य की 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध काव्य। ठीक है, प्रस्तुत इकाई में इन्हीं धाराओं के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है। अभी अगर स्टार्टिंग भी नहीं देखें तो प्रीवियस ही क्लास में मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया कि किस तरीके से सब ने अपने अपने तरीके से नाम दे दिया रीतिकाल को। ठीक है, उसके बाद हमने रीतिकाल का नाम जब मिला, सब ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से दिया, तो उसका जो अंजाम निकला वो ये निकला कि फाइनली रीतिकाल ही पड़ा। तो वही वाली चीज़, क्योंकि अब इसकी जो है अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड कर दिया गया। रीतिकाल काव्य की प्रमुख धाराएं और प्रवृत्तियाँ। ठीक है, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा कि इसको हम तीनों से पढ़ेंगे, रीतिबद्ध में, रीति काव्य में और रीति सिद्ध में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब ये जो है हमारा प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, यही हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य में इतिहास में लिखा गया है। रीतिकालीन कविता के प्रसंग में विद्वानों ने 3 प्रकार के काव्य का विवरण दिया, एक रीतिबद्ध, दूसरा रीतिसिद्ध और तीसरा रीतिमुक्त। देखिए, रीतिमुक्त के संबंध में कोई मतभेद नहीं है, रीतिबद्ध शब्द के विषय में मतभेद होता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये वर्ग विभाजन इस प्रकार किया कि रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त होगा। इनके अनुसार रीतिबद्ध रचना लक्षण और उदाहरण के लिए होती है। डॉक्टर नगेंद्र ऐसा नहीं मानते। ऐसे कवियों को वे रीतिकार या आचार्य कवि मानते हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों का प्रेरण किया होगा। रीतिबद्ध कवि वे उन्हें मानते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांत और लक्षणों की, मतलब कि पूरी रचना नहीं करी, सिर्फ उनके पर्सपेक्टिव्स की, उनके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, उन सब के बारे में देखा समझा। क्योंकि मिश्र जी तो ऐसे कवि को रीति सिद्ध कवि मानते हैं जिन्होंने काव्य सिद्धांतों के अनुसार काव्य रचना तो की है लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं, अर्थात स्वयं अपने किसी नए काव्य सिद्धांत की स्थापना नहीं करी है। ठीक है, घूम फिर कर बात वही आ गई। इस तरीके से हम रीति साहित्य को 3 धाराओं में बांट देते हैं, रीति शास्त्रीय काव्य, रीति सिद्ध काव्य और धारा, और रीति मुक्त काव्य धारा। ठीक है, अब इनको हम डीपली पढ़ेंगे। रीति कर्म कविता, इस वर्ग का कवि अलंकारिक विशिष्ट काव्यांगों पर संक्षिप्त लक्षण उदाहरण देकर, मतलब बेसिकली रीति कर्म कविता जो होती है, इसमें जो कवि होते हैं वो अलंकार का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रीति सिद्ध कविता में कवियों का उद्देश्य होता है सिर्फ रचना करना। ठीक है, काव्य शास्त्रीय ज्ञान होती है, कवि लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो कहते हैं कि भाई सीधी जो बात है ना वो छापो, फालतू की चीज़ों में इंटरेस्ट रखने का कोई बात नहीं बनती हमारी। और रीतिबद्ध कविता वो होती है जिसके अंदर लक्षणों और उनके सरस उदाहरणों की रचना मिलती है। ठीक है, कि लक्षणों के, सिम्टम्स के भी और जो उनके सरस हैं या रस हैं, इन सब के बारे में भी पढ़ने समझने को मिलता है। तो हमारा रीतिबद्ध कविता होती है। अब आती हैं रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, पहला है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। देखो, रीतिकाल के ज़्यादा से ज़्यादा कवियों की सर्व प्रमुख विशेषता है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। इनमें काव्य विवेचना ज़्यादा है। संस्कृत के लक्षण ग्रंथकार आचार्यों का अनुकरण करते हुए इन्होंने अपनी रचनाओं को लक्षण ग्रंथों और रीति ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत भी किया है। अनेक कवियों ने पांडितीय प्रदर्शन में रुचि ली, लक्षण ग्रंथ लिखे, किंतु इस क्षेत्र में इनकी सफलता संदिग्ध है। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए थे, आचार्य कोटि में नहीं आ सकते हैं। वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्यत्व के गुण नहीं थे। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार आचार्यत्व और कवित्व के मिश्रण ने ऐसी खिचड़ी पकाई जो स्वादिष्ट होने पर हितकर नहीं हुई थी। ठीक है, सीधी बात है भाई। लक्षण ग्रंथों का निर्माण, कि जिन ग्रंथों में लक्षणों को ज़्यादा देखा गया, समझा गया, वही बात को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद आता है श्रृंगारिकता।
देखो, श्रृंगार, श्रृंगार से सीधी बात सजावट समझ में आती है। अब इन्होंने बोला है रीतिवत वाले में कि अल्फाजों की, चीज़ों की, वर्डिंग्स की श्रृंगारिता पर फोकस करना ज़रूरी है। रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति दूसरी ये है कि श्रृंगारिता होनी चाहिए। वर्ड्स को ऐसे सजाकर अच्छे से डिफाइन करने चाहिए कि लोग जो हैं बहुत उसको डीपली और अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है। अलंकारिकता, अलंकार का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए अलग अलग उदाहरणों के रूप में, अलग अलग तरीके से। जीवन दर्शन, कि जीवन दर्शन को एक संघर्ष के रूप में, एक तरीके से मिसाल के रूप में, हर तरीके से उसको दिखाना समझाना चाहिए इनके ज़रिए, और उसका जो है ये एक बहुत बढ़िया एक ग्रुप सा अच्छा रहता है। आचार्य अर्थ, आचार्य उस विद्वान को कहते हैं जो साहित्य संबंधी विषय के नूतन सिद्धांतों की स्थापना करे और उसके बारे में भी लिखे। काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथ की रचना करना उसका काम होता है। कवि कविता करता है और आचार्य उसके गुण दोष की मीमांसा करता है। ठीक है, सीधी सी बात यहाँ खत्म हो गई है कि मैंने कोई चीज़ लिखी है लेकिन आचार्य अर्थ बैठे हुए हैं और उन्होंने उसकी मीमांसा करके उसको ठीक कर दिया। आचार्य दाताओं की प्रशस्ति। ठीक है, आदिकालीन कवियों की भांति इस काल में कवियों ने भी शासक और सामंत लोगों के आचार्य में रहकर काव्य रचना की थी। अब अगर आप लोगों को सामंत नहीं पता कौन होते थे तो मैं बताती हूँ। सामंत और शासक वो लोग हुआ करते थे जो दूसरे लोगों की चीज़ों को हड़प लिया करते थे और फिर उन पर राज करते थे, और किसी को गिफ्ट के तौर पे कोई ज़मीन जायदाद देनी हुआ करती थी तो कमज़ोर वर्ग के लोगों की ज़मीन जायदाद को ही गिफ्ट के तौर पे दिया करते थे और कमज़ोर वर्ग का शोषण करते थे। ठीक है, ये लोग वो हुआ करते थे। तो ये लोग जो हैं ये काव्य रचना इन्होंने आचार्य दाताओं की प्रशस्ति में, मतलब इन लोगों के काल में ही करी। मॉडर्न टाइम नहीं है ये हमारा, ये इस टाइम का ही टाइम है सारा। ठीक है, इसके अलावा जी दूसरे आचार्य दाता के जीवन चरित्र को लेकर उसके विषय में लिखा है, जैसे वीर सिंह, देवचरित, जहांगीर, जस चंद्रिका, रत्नावली, शिवा बावनी आदि ग्रंथों में है। आचार्य दाता की वरीयता, शूरता, दीनदानशीलता, सुंदरता, बहुत सारे गुण जो हैं इसमें समय समय पर देखे जाते हैं। भक्ति भावना का पुट, देखो हर चीज़ में इन्होंने कहा कि भक्ति भावना को दिखाना बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करो, भक्ति भावना को दिखाओ, चाहे कैसा भी माहौल हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये वाली चीज़ है। विभिन्न प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, नायक नायिका भेद बताए गए हैं इसके अंदर। इन्होंने नायिका के 8 भेद बताए हैं, जाति अनुसार, कर्म अनुसार, पति प्रेम अनुसार, व्याक्रम अनुसार, मान के अनुसार, दशा के अनुसार, काल के अनुसार, प्रकृति के अनुसार। ठीक है, ये 8 के 8 आपको विभिन्न प्रकार के नायिका याद रखनी है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस पर एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है आपका 8 प्रकार की नायिकाओं पर। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको बहुत ध्यान से लिखनी है। श्रृंगारिता विषय, सेम वही वाली चीज़ कि हमारा श्रृंगार पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि दोहों का श्रृंगार कैसे होना है, अल्फाजों का श्रृंगार कैसे होना है, किसी को क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ बताना है, वो श्रृंगारिता विषय माने जाते हैं। मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य रीतिकाल अपनी मुक्तक रचनाओं के लिए विशेष विख्यात है। इसमें प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं। रीतिकाल में मुक्तक काव्य लिखने की प्रवृत्ति प्रमुख रही है। अधिकांश कवियों ने एक क्षण में चमत्कृत कर देने वाली बात कवि में उत्पन्न करने की कोशिश की है। रीतिकाल के मुक्तक काव्यों से पहले काल की गाथा सप्तशती, अमरूक का अमरूक शतक, गोवर्धनाचार्य की आर्य सप्तशी या प्रकर तथा संस्कृत के ग्रंथ लिखे चुके हैं। ठीक है, ब्रज भाषा का प्रयोग तो हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा किया गया है हर जगह। छंदों का जो है इस्तेमाल किया गया, हमारे बिहारी हैं, मतीराम है, रसधनी है, सत्सई, बहुत सारे जो हैं वो छंदों का इस्तेमाल करते हैं। ऊहात्मकता का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बताना, तो ऊहात्मकता का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, उसका यूज़ कि किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर दिखाना। रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, सबसे पहली आती है काव्यगत दृष्टिकोण की भिन्नताएं, कि काव्यगत कौन किस तरीके से, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, किस चीज़ को लिख रहा है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर ये वो चीज़ है जो दिखाने की, बताने की होती है। उसके बाद है स्वानुभूतिपरक काव्य, भक्तिपरक काव्य, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जी आप आगे आ जाओ।
विरहानुभूति की प्रधानता। देखो, रीतिमुख कवियों का प्रेम व्यथा प्रधान है। प्रेम को दिखाना, प्रेम को एक तरीके से डिस्क्राइब करना, सब वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है। पीड़ा की इनमें काव्य के प्राण है। वियोग वर्णन में कवियों की मनोवृत्ति अधिक रमी है, क्योंकि वियोग में कवि की दृष्टि अंतर्मुखी होती है। वह अंतस्थल के प्रेम की अतल गहराइयों तक बैठने के आतुर रहता है। ऑब्वियसली बात है। देखो, अब आपका अगर काम, देखो मान लो मेरा पढ़ाने का काम है, मैं पढ़ाती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, सबको पढ़ाती हूँ। ठीक है। अब जब मुझे उसके बारे में नहीं पता होगा, मुझे अब जब मैं आपको ये वाली हिंदी पढ़ा रही हूँ, अगर मुझे ये नहीं पता होती तो मैं आपको ऐसे डिस्क्राइब नहीं करती। मैं आपको पूरा पूरा एक एक टॉपिक, एक एक लाइन पढ़ के डिस्क्राइब करती। जहाँ मुझे लगता है कि हाँ उसको पढ़ना चाहिए ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ आ जाए, वहाँ मैं पढ़ देती हूँ। तो वही सेम चीज़ हमारे काव्य रचना में भी होती है। एक तरीके से लीन हो जाना, अपनी चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, कि देखते ही छूटते ही तुम पता लगा लो कि ये सामने क्या चीज़ है। वो चीज़ यहाँ पर विरहानुभूति की प्रधानता में रखी गई है। ठीक है। उसके बाद है काव्यगत दृष्टिकोण की भिन्नता। सेम टू सेम वही है कि सबका अलग अलग अपना पर्सपेक्टिव होता है, सब अलग तरीके से लिखते हैं, जो जैसे लिखना चाहता है, जैसे करना चाहता है, यहाँ पर दिया गया है। सौंदर्यानुभूति। सौंदर्य एक तरीके से सुंदरता को दिखाना काव्य रचना में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्रकृति चित्रण की एक नेचुरली चीज़ों का भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। शिल्प सौष्ठ क्या होता है। रीतिमुख कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के लिए काव्य नहीं लिखा, पितु भावावेग में जो लिखा वो उनकी सहजता का कलात्मक रूप बन गया। इन कवियों ने अरबी फारसी शब्दों का स्वतंत्र रूप से ग्रहण किया, मतलब इस्तेमाल किया, और एक तरीके से इसको अपने ही, जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने टाइम के लोग, अगर आपके दादा दादी नाना नानी ज़िंदा हैं इस टाइम पर, तो आप उनसे पूछ सकते हो उन लोगों को, या फिर उनके माँ बाप को। ये तो फिर भी चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम के नहीं है 90s के, लेकिन उससे भी जो उनके पर नाना नानी पर दादा दादी आपके होंगे, उन लोगों को उर्दू, फारसी, हिंदी, ब्रज भाषा ये सब कुछ आती होंगी, क्योंकि उस टाइम पर बोली ये जाती थी, इस वजह से। ठीक है। तो शिल्प सौष्ठ का मतलब कि भाई ये लोग अलग अलग भाषा का भी इस्तेमाल करके अपने काव्य सौंदर्य को बढ़िया बना देते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य। केशवदास सबसे पहले आते हैं। ठीक है। रसिक प्रिया इनकी और कवि प्रिया, अलंकारवादी सिद्ध ये नहीं करते हैं इस चीज़ को। ये कहते हैं कि अलंकारों को महत्व दो ताकि कवि जो है एक चमत्कारी बन जाए। बिहारी लाल, इनका जन्म ग्वालियर के आसपास हुआ, गोविंदपुर नामक स्थान पर 1660 या 1603 में हुआ था। कोई सही ढंग की वो नहीं पता लग पाती है, इसलिए ऐसे ब्रैकेट में अलग से लिख देते हैं। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीतता था और युवस्था में अपने ससुराल मथुरा में आ बसे थे। ये आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि राजा से इन्हें प्रत्येक दोहे पर एक अशरफी इनाम मिला करता था। बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि है। इनका एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई है। इस ग्रंथ की बहुत प्रशंसा हुई है। छोटी सी रचना में श्रृंगार रस की मार्मिक अभिव्यंजना तो ही, साथ ही इसमें भक्ति और नीति विषयक दोहे भी साथ में मिलते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म 1610 में कानपुर में हुआ था। ठीक है जी। ये कहते हैं कि 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। चारों कवि थे, बहुत विद्वान थे, बहुत दिमागदार लोग थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया करते थे। ठीक है। और इसके अलावा मतीराम भूषण है। भूषण का जन्म भी 1610 में या 1613 के आसपास हुआ था। चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। इसके अलावा चित्रकूट से सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्राप्त दी थी। मतीराम उनके भैया हैं। ठीक है। भी कानपुर में 1678 या 21 के आसपास इनका जन्म हुआ था। और रसराज और ललित ललाम इनके बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। देव का जन्म 1730 में हुआ। इनका पूरा नाम देवदत्त था। कहते हैं कि ये कई रईसों के यहाँ घूमते रहे, इनमें कोई अच्छा आश्रयदाता नहीं मिला। एक भवानी दत्त वैद्य के नाम पर उन्होंने भवानी विलास नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है। भिखारी दास, इनका काव्यकाल 1786 से 1806 तक का है। ये प्रतापगढ़ के पास ट्रेउंगा नामक गांव के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम कृपाल दास था। इन्होंने अपने परिवार का
पूरा परिचय दिया है। अपने एक ग्रंथ में इन्होंने अपने आश्चर्यदाता बापू हिंदुपति सिंह का उल्लेख किया है। इन्होंने काव्य निरूपण के लिए काव्य निर्णय नामक ग्रंथ लिखे हैं। इनके अन्य ग्रंथ हैं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश, ठीक है, ये सब। पद्माकर का जन्म 1810 में बांदा में हुआ। रीतिकाल के लोकप्रिय कवि हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं हिम्मत बहादुर बिरुदावली, राम रसायन, प्रबोध पचासा और जगद विनोद। घनानंद का जन्म 1746 में हुआ। ये ब्रज भाषा के बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे कवि। इनके जो रचनाएं हैं सुजान विनोद है, सुजान सागर है, विहार लीला है, ठीक है, ये सब है। कहते हैं कि एक दिन इन्होंने बादशाह के कहने से द्रुप्त गए नहीं और अपनी प्रेमिका सुजान नामक वैश्य के कहने से गाना गा दिया था। बादशाह ने उन्हें शहर से निकाल दिया था। तब वे सुजान के पास गए और अपने साथ चलने को कहा, पर जब सुजान इनके साथ नहीं गई तो ये निराश होकर मृत्यु पर्यंत वृंदावन में रहने लगी और सुजान छाप देकर प्रेम और भक्ति के गीतों में लग गए थे, ठीक है। बहुत, अब देखो एक चीज़ ना, ये बात ज़रूरी अगर आपको मैं आज के टाइम पे बताऊं, जब आप लोग IAS IPS नीट की तैयारी, लॉ की तैयारी करते हो तो आप अपने काम में बिल्कुल मगन होकर करते हो। आपको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। और एक्चुअली में अगर आप बोलो ना कि नहीं नहीं मैं तो बाहर की दुनिया से मतलब रखता हूँ या रखती हूँ, तो बेटा आप कामयाब नहीं हो। जो बच्चे इन तैयारियों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं ना, वो बच्चे कामयाब होते हैं, ठीक है। तो ये भी लोग वैसे ही थे। अपनी चीज़ों के लिए इन्होंने हर चीज़ को कुर्बान कर दिया, हर चीज़ को कोई प्रायोरिटी नहीं दी, कुछ नहीं करा। बस इन्होंने कहा कि जो है सब हमारा काम है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉन्क्लूजन, सारांश। तो आपको पता ही है कैसे लिखना है। अपने आंसर की 2-2 लाइनें उठाकर लिखनी है। और अगर आप लोगों को आखिर में अपना पर्सपेक्टिव डालना है और अगर नहीं समझ आता है तो इस पूरे सारांश को पढ़ लेना, ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम अपने हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल को कंटिन्यू करेंगे। आधुनिक काल में भी 4 या 3 टॉपिक हैं। तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इन पर तकरीबन 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।